नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोर में बात करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री किसी पर सवाल करना राजद्रोह है। आखिर गोरों के बनाए इस कानून को सरकार खत्म क्यों नहीं करना चाहती। कुछ सालों से हम सब देख रहे हैं कि राजद्रोह के आरोप जो है बहुत सारी आवाजों को दबाने के लिए लगाए जा रहे हैं, जिस वजह से कोर्ट भी सरकार से जवाब तलाश रही है। क्योंकि आज अगर सोशल मीडिया पर भी कुछ कह दिया जाए सरकार के खिलाफ तो उस पर राजद्रोह का जो है टैग लग दिया जाता है। तो आज आपको विस्तार से समझाते हैं कि इस कानून के बारे में कि क्या है जो सरकार इसको खत्म नहीं करना चाह रही। आईपीसी की धारा 124 से आखिर है क्या, इस पर इतना बवाल क्यों मचता है। आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह की सजा का उल्लेख है, पर यह कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति ने राजद्रोह किया है या फिर नहीं। इस पर कानून में राजद्रोह के 4 स्रोत बताए गए: बोले गए शब्द, लिखे गए शब्द, संकेत या कार्टून, पोस्टर या किसी और तरह से प्रस्तुति। अगर दोषी साबित हो गया तो 3 साल की सजा या फिर जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अधिकतम सजा जो है उम्र कैद की है। इस सेक्शन के साथ 3 स्पष्टीकरण भी दिए गए। असंतोष में राजद्रोह और दुश्मनी की सभी भावनाएं शामिल है। दूसरा और तीसरा स्पष्टीकरण कहता है कोई भी व्यक्ति सरकार के फैसलों या उपायों पर टिप्पणी कर सकता है, पर उसमें उसका अपमान या फिर नफरत नहीं होनी चाहिए। तो एक थर्मामीटर होगा जिससे ये नापा जाएगा। अगर आपने कहा कि यह सरकार अच्छी है पर वैक्सीन पॉलिसी खराब है तो ये राजद्रोह नहीं है। पर अगर आपकी सिर्फ इतना लिखा या कह दिया कि सरकार की वैक्सीन पॉलिसी खराब है तो आप सीधे राजद्रोह के शिकार हो जाएंगे, आप पर एक थप्पा लग जाएगा। ये मैंने हालिया उदाहरण के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास किया है। इस कानून को किसने और क्यों बनाया था? 1870 में आईपीसी ये बना था और इसे कानून को जेम्स स्टीफन ने लिखा था। राजद्रोह से जुड़े कानून पर जेम्स कहना था कि सरकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं होगी। उसने तो यह फैसला इसलिए लिया था, पुलिस पर ही छोड़ दिया था कि किसी हरकत को राजद्रोह माना जा सकता है और किसे नहीं। साफ है कि गोरे भारत की आजादी के आंदोलन को दबाना चाहते थे और इसके लिए कानून लाया गया था ताकि आंदोलनकारियों को दबाया जा सके। इस कानून को लेकर 1891 के बामगो बासी केस, 1897 और 1908 में बाल गंगाधर तिलक के केस और 1922 में महात्मा गांधी के केस में अदालतों ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हिंसा भड़कनी चाहिए। अगर अधिकारियों को लगता है कि किसी बयान से सरकार के खिलाफ असंतोष भड़क सकता है तो राजद्रोह के तहत गिरफ्तारी की सजा सुनाई जा सकती है। तिलक के केस में तो जस्टिस आर्थर स्ट्रॉर्ची ने कहा था कि असंतोष भड़काने की कोशिश करना भी राजद्रोह है। क्या मोदी के केंद्र में सरकार बनाने के बाद केस ये कैसे बढ़े हैं? हाँ, article14.com ने 2020 में एक रिसर्च किया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 2010 से लेकर 2020 के बीच करीब 11,000 लोगों के खिलाफ जो है राजद्रोह के 1816 केस जो है दर्ज हुए। इसमें 65% लोगों पर मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आरोपी बनाया गया है। इनमें विपक्ष के नेता, छात्र, पत्रकार, लेखक और शिक्षावादी शामिल है। 405 भारतीयों के खिलाफ नेताओं और सरकार की आलोचना करने पर राजद्रोह के आरोप लगे। इनमें 96% जो है केस 2014 के बाद रजिस्टर हुए हैं। इसमें भी तकरीबन 50 के करीब जो है मोदी के खिलाफ गंभीर और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। 144 केस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना करने के हैं। मनमोहन सिंह की यूपीए 2 सरकार की तुलना में 2014 में 2020 में हर साल राजद्रोह के केस में 28% की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर केस सरकार के खिलाफ हुए हैं, आंदोलन को लेकर दाखिल हुए हैं। इनमें ज्यादातर केस नागरिकता कानून में संशोधन और हाथरस में दलित किशोरी के दुष्कर्म के विरोध में हुए आंदोलन को लेकर दर्ज किए गए। अब बात करते हैं कि दुनिया भर में राजद्रोह कानून में क्या स्थिति चल रही है, क्या हाल है। भाई, दुनिया को राजद्रोह से जुड़े कानून देने वाला यूके, जी हाँ, उसने खुद ने 2009 में इस कानून को रद्द कर दिया था। इसी तरह ज्यादातर देशों ने जो है या तो इसको खत्म कर दिया है या तो इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए शब्दों में जो है बदलाव कर चुके हैं। आइए जानते हैं इस समय कहाँ क्या स्थिति है। जैसे हमने आपको बताया है कि यूके में 2009 में राजद्रोह को रद्द कर दिया गया था। यह बदलाव 12 जनवरी 2010 से लागू हुआ था, पर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का केस चल सकता है जो यूके का नागरिक नहीं है।
न्यूजीलैंड की बात करें तो संसद ने 2007 में राजद्रोह से जुड़े कानून को रद्द कर दिया था। यह बदलाव 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ था। स्कॉटलैंड की बात करें तो क्रिमिनल जस्टिस एंड लाइसेंसिंग एक्ट 2010 के सेक्शन 51A के हवाले से 28 मार्च 2011 से राजद्रोह के तहत सभी प्रावधानों को हटा दिया गया। इंडोनेशिया की बात करें तो 2007 में इंडोनेशिया ने राजद्रोह कानून में असंवैधानिक करार दिया था। घाना की बात करें तो संसद ने क्रिमिनल लीगल एंड सेडिएशन लॉ को रद्द किया था। इसमें राजद्रोह का कानून खत्म हो गया था। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो क्राइम एक्ट 1920 में राजद्रोह अपराध था। 1984 और 1991 में इसकी समीक्षा हुई। 2010 में राजद्रोह शब्द की जगह हिंसक अपराध के लिए उकसावा लिखा गया। अमेरिका की बात करें, कानून में इतना बदलाव हो चुके हैं कि यह अब एक डेड लॉ हो चुका है। कानून में यूज ऑफ फोर्स और कानून का उल्लंघन जैसे शब्दों का इस्तेमाल राजद्रोह को परिभाषा करने के लिए किया गया है। भारत की जो स्थिति है वह है कि लॉ कमीशन की 2018 की रिपोर्ट में सेशन 124A पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें सुझाया गया कि सेशन 124A के इस्तेमाल उन्हीं मामलों में होने चाहिए जहां कानूनी व्यवस्था को बिगाड़ने या सरकार को हिंसक या अवैध तरीके से हटाने की मंशा दिखाई दे। सिविल राइट एक्टिविस्ट, वकील और बड़े सारे लोगों ने इसको लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि सरकार इसको कब तक ढाल बनाती है, क्योंकि भारत में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक डेमोक्रेसी, जहां पर एक अभिव्यक्ति की हर किसी को आज़ादी है। लेकिन राजद्रोह का ये एक थप्पा जो है कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति को खत्म करने की एक साजिश कह सकते हैं, एक प्रयास कह सकते हैं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। तो देखना होगा कि सरकार इस गोरों के बनाए काले कानून को कब तक रद्द करती है, क्योंकि उन्होंने तो अपने देश में रद्द कर दिए हैं। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।